हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सास का नायाब जवाब। नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज माँ जी मत मारिए, चोट लग रही है। अरे शर्मिला बहन, तुम अपनी बहू को इस तरह दरवाजे पर ही क्यों पीट रही हो? शिवा, तू कैसा पति है, अपनी पत्नी को पीटता हुआ देख रहा है? शर्मिला जी की बहू के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर गली की सारी औरतें शर्मिला जी के घर के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उन्हीं में से बगल की सुषमा काकी कहती है, अब बस भी करो शर्मिला, कितना पीटोगी बहू को? बेचारी के हाथ पैर पर तेरे डंडे का निशान पड़ गया है। अरे शिवा, अपनी माँ को रोक। मोनिका काकी ने शिवा को उसकी माँ की तरफ धक्का देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं काकी, माँ को कोई मत रोको, पिटने दो इसे, इसके कर्म ही ऐसे हैं। माँ तो बस डंडे बरसा रही है, मेरा बस चले तो इसको पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस का नाम सुनते ही शर्मिला जी की बहू कोयल तुरंत अपने सास के पैर पकड़ लेती है। नहीं नहीं माँ जी, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, आप चाहे तो और मार लीजिए, पर पुलिस को मत बुलाइए। तभी पड़ोस की सुषमा काकी कहती है, ऐसी क्या बात हो गई शर्मिला बहन, हमें भी तो बताओ। अपने हाथ से डंडे को एक तरफ फेंकती हुई शर्मिला जी दरवाजे के पास ही नीचे बैठ गई और बोली, सुषमा ताई क्या बताओ तुम सब तो जानती ही हो मेरे घर की हालत। जब से शिवा के पिता इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, मैंने कैसे अपने इस घर को और परिवार को संभाला है। तुम तो जानती हो ताई, शिवा के पिताजी मुझे कभी भी अपने घर से बाहर भी अकेला नहीं जाने देते थे। घर से खेत तक भी मैं कभी अकेले नहीं जाती थी, वे अपने साथ ही मुझे ले जाते और ले आते, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे किसी भी बात की परेशानी ना हो, इस चीज का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो मुझे दुनिया भर की मुसीबत एक साथ झेलना पड़ा था। तुम सब तो जानती ही हो कि शिवा के पिता की जैसे ही मौत हुई वैसे ही मेरा परिवार एकदम से अनाथ हो गया था। जब तक शिवा के पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने घर में किसी को भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी थी तो घर की सारी जिम्मेदारियां किसी को तो निभानी ही थी। शर्मिला जी अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए पास खड़ी मोनिका जी का हाथ पकड़कर कहती है, मोनिका बहन, तुम तो सब जानती हो, शिवा के पिताजी ने जो जिंदगी हमें दी थी, अब वह जिंदगी जीना तो बहुत दूर की बात थी। अब तो हम लोग अपने रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी परेशान हो गए थे और मैंने बहुत कोशिश की बहन कि मैं अपने घर से बाहर ना निकलूं, लेकिन कहते हैं ना कि समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। बातें बनाने के लिए तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में रोटी ना हो तो उसे रोटियां देने के लिए कोई नहीं आता, चाहे वह भूख से बिलख बिलख कर मर ही क्यों न जाए। मैं अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि अपने बच्चों के लिए कुछ तो करूंगी। तब मैंने अपने गांव के ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया, साथ ही आसपास के बच्चों के कपड़े वगैरह सिलने लगी। लेकिन इतने सब से भी मैं अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं करा पा रही थी। शिवा के अलावा मेरी 2 बेटियां भी थी, अब उन्हें पढ़ाना लिखाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इसलिए मैं दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी से अच्छी करवा सकूं। धीरे धीरे मैं पास के अस्पताल में जाकर मरीजों का खाना बनाने जैसे काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि खेतों से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि हमारा गुजारा हो जाए। अब दिन में अस्पताल में काम करने जाया करती और उसके बाद रात में अपने बच्चों के अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी सिलाई का काम कर लिया करती। जहाँ से भी काम मिलता वहाँ से पैसों को कमाने का उपाय सोचा करती थी और दिन रात पूरी मेहनत पूरी लगन से काम किया करती। और फिर यह बात बिल्कुल सच है कि यदि किसी काम को सच्ची निष्ठा से किया जाए तो इंसान को सफलता जरूर मिलती है। आखिरकार मेरी बेटियों को भी पढ़ाई होने के बाद
मैंने अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया सुषमा ताई, पर जब तक शिवा की ग्रेजुएशन पूरी हुई तब तक उसकी बहनें भी 12वीं कक्षा पास कर चुकी थी। 12वीं के बाद मेरी बेटियों ने भी अपने भाई के अच्छे भविष्य के लिए माँ का हाथ बटाया और वह मेरी मदद करने लगी और मेरी दोनों बेटियां घर में सिलाई करने लगी और अब वे अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थी। देखते ही देखते उन्होंने अपना अच्छा हिसाब किताब बना लिया। तब तक शिवा की भी नौकरी लग चुकी थी, तो मैंने अपनी बेटियों की शादी करने का निश्चय किया और जल्दी से ही अच्छे लड़के देखकर अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। उसके बाद मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे इस लड़की के बारे में बताया। आंखों में आंसू लिए गुस्से भरी नजरों से शर्मिला जी ने अपनी बहू कोयल की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, जानती हो सुषमा ताई, जब हम लोग इस लड़की को देखने गए थे तो ये हमें एक नजर में पसंद आ गई थी। तब हमें क्या पता था इसकी सच्चाई, और इसके घर वालों ने भी इसकी खूब तारीफ की और कहा कि मेरी बेटी कोयल को खाना बनाने का बड़ा शौक है और यह बिल्कुल शांत रहती है, ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती। मतलब कि यह बहुत ज्यादा बड़बोली नहीं है, चुगली करना और इन सब चीजों से तो दूर है। और फिर हमारी बेटी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कढ़ाई बुनाई सिलाई सब कुछ कर लेती है। यह सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही है, बहू को सब काम आते हैं तो हमें घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो काम पहले बेटी संभाल लिया करती थी, यदि बहू चाहे तो अपना काम कर सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब तो शुरू में इसने कहा, नहीं मुझे कोई काम नहीं करना, मैं तो अपने घर के काम करने में ही खुश हूँ और फिर मुझे भला पैसों की क्या जरूरत है। घर के कामों से आप निश्चिंत रहे, मैं आपके घर को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। और शादी के बाद जब विदा होकर मेरे घर आई तो पहले ही महीने से प्राय दूसरे ही दिन किसी न किसी बात पर अपना मुंह बनाकर रखने लगी। कभी किसी बात पर तो कभी किसी और बात पर गुस्सा होकर बैठ जाती। शुरू में मैंने सोचा कि यह इसलिए परेशान है कि शायद अपना घर छोड़कर आई है और फिर एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय तो लगता है। किसी भी इंसान को अगर उसके घर से दूर कर दिया जाए तो उसे अपने आप को दूसरी जगह के हिसाब से ढालने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। यही सोचकर शुरू में मैं इसकी गलतियां नजरअंदाज करती रही। लेकिन बहन इस लड़की ने भी हद कर दी। मैं जितना चुप रहने लगी ये उतना ही ज्यादा बोलने लगी। अब तो इसे हर बात पर शिकायत रहती थी। शिवा से आए दिन किसी न किसी बात पर शिकायत करती रहती कि तुम्हारी माँ ऐसा कहती है तो तुम्हारी माँ वैसा कहती है। आखिरकार इसने एक दिन शिवा से कहा कि मुझसे इस घर का काम नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक मैं ही क्यों लगी रहूं। पता नहीं तुम्हारे घर में कितना काम है, यह काम ही खत्म होने का नाम नहीं लेता। मुझे इस घर में नहीं रहना है, चलो हम लोग अलग रहते हैं। अब मेरा बेटा शिवा भला उसे कैसे हाँ कह सकता था, क्योंकि उसके अलावा उसकी माँ का भी आखिर कौन है इस दुनिया में। अगर वह किसी से कहता भी तो क्या कहता कि वह अपनी पत्नी को लेकर अलग होना चाहता है, पर किससे अलग होना चाहता है, माँ से। समाज के लोग उस पर थूकते। यह सब सोचकर ही शिवा ने इस लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की। क्यों तुम मुझे सब लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ना चाहती हो कोयल? आखिर मुझे परेशानी तो बताओ। आखिर परेशानी क्या है? घर में इतना काम तो होता नहीं है। तब इसने मेरे बेटे से कहा, सुबह उठते ही जब मैं खाना बनाने लग जाती हूँ तो तुम्हारी माँ को उससे भी परेशानी है। सुबह सुबह उठकर सीधा किचन में मत जाया करो, पहले नहा धोआ कर पूजा पाठ का काम निपटाया करो, उसके बाद ही किचन में जाओ। और जब तुम्हारा लंच समय से पैक नहीं हो पाता तो कहती है कोई काम समय से नहीं होता। जब शिवा ने इससे कहा थोड़ा सुबह को जल्दी उठ जाया करो, तब ये लड़की मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या सुबह 6 बजे उठकर बैठ जाओ? अरे 8 बजे तक बिस्तर से उठ ही जाती हूँ। अब मैं इससे ज्यादा जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हारी माँ सोचे कि मैं सुबह 6 बजे उठकर पहले नहाकर पूजा करूँ और फिर किचन में खाना बनाऊँ, फिर तुम्हें उसके बाद ऑफिस भेजूँ, उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर उन्हें खिलाऊँ, तो इतना मेरे बस का नहीं है, साफ साफ कह देती हूँ। और फिर तुम्हारी माँ को यह भी परेशानी है कि मैं सुबह ही खाना बनाकर रख देती हूँ। अरे अगर सुबह ही खाना बनाकर
कर रख दिया तो कौन सी आफत आ गई, दोपहर तक क्या वो खाना बेकार हो जाता है। तब शिवा फिर उसे समझाते हुए बोला, देखो कोयल, जहाँ तक बात रही सुबह उठने की, तो माँ ने तुमसे कुछ गलत तो नहीं कहा। सुबह उठकर तुम समय से खाना बना सकती हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो 10 बजे तक बिस्तर पे ही पड़े रहना है। उसके बाद भी हर बात में तुम्हें माँ की कमी नजर आती है। इतना बड़ा परिवार तो है ही नहीं, और अगर माँ दोपहर में गर्म खाना बनाने को कहती है तो कौन सी आफत आ गई। तुम उनके लिए 4 रोटियां गर्म नहीं बना सकते क्या? अब तुम ही बताओ मोनिका बहन, क्या गलत समझाया मेरे बेटे ने? मैंने इसे जो करने को कहा ये सब गलत है। अरे बहन, अब मेरी उम्र हो गई है, सुबह की ठंडी रोटी मुझे दोपहर में खाई नहीं जाती, इसलिए मैंने अगर इससे कहा कि मुझे 4 गरम रोटियां दोपहर में ही बना दे तो क्या गलत कहा? तुम ही बताओ। तो सुषमा जी कहती है, बहन, बहुओं को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। जब ये खुद बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखेंगी तब इन्हें ये बात समझ आएगी। ताई, जब तक इसे ये बात समझ आएगी तब तक तो मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। इतना कहकर शर्मिला जी रो पड़ी। फिर शिवा अपनी माँ को चुप कराते हुए बोला, काकी, मैंने इसे कुछ अच्छा समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने तो सोचा कि इसे सच या झूठ अब कैसे भी करके अपने पति को अपनी सास के खिलाफ करना ही होगा। यह सोचकर कोयल ने माँ से जुड़ी अब कोई भी शिकायत या कोई बात मुझे बताना बंद कर दिया। किसी न किसी बात पर मुझसे नाराज हो जाया करती, और एक दिन सुबह सुबह तो कुछ खास नहीं हुआ। बस 7 बजे माँ उसे आवाज देकर कहने लगी, बेटा उठ जाओ, आज एकादशी है, उठकर मंदिर चल, पूजा करके आते हैं। और जब उसने एक बार भी नहीं सुना तो माँ आकर उसका दरवाजा खटखटाई, और दरवाजा खटखटाए हुए उन्हें कुछ देर हो गया तो माँ दरवाजा खोल दी। अब कोयल माँ पर चढ़ बैठी और बोली, इतनी भी तमीज नहीं है, इतनी उम्र हो गई है पर इतनी तमीज नहीं है कि यूं ही दरवाजा खोल दिया। अब तो बस पूरे दिन माँ को इसी बात पर सुनाती रही और उठकर इधर उधर मंडराती रही। माँ ने भी उसे कुछ न कहा। उस दिन घर में खाना भी नहीं बनाया। मैं तो ऑफिस में था, इन सब बातों से अनजान। जब मैं ऑफिस से घर के दरवाजे तक पहुंचा तो मुझे कोयल के चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। मैं बाहर खड़ा दरवाजा पीट रहा था, लेकिन थोड़ी देर तक दरवाजा नहीं खुला और लगातार कोयल के चीखने की आवाजें आ रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी कोयल ने ही आकर दरवाजा खोला और मैं जैसे ही अंदर आया, कोयल मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं भी डर गया और पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कोयल, जो तुम इतना जोर जोर से चिल्लाकर क्यों रो रही हो? तभी कोयल ने माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत पीटा है, देखो उनके पास डंडा पड़ा है। और सच में मैंने देखा कि कोयल के हाथ और पैर पर कितने काले काले निशान हुए पड़े हैं और डंडा माँ के पास पड़ा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोयल बस रोई ही जा रही थी और रोते हुए कह रही थी कि तुम्हारी माँ का बात मैंने नहीं माना। आज सुबह मैं उनके साथ उठकर मंदिर पूजा करने के लिए नहीं गई और ना ही खाना बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए आज तुम्हारी माँ ने मुझे देखो कितना मारा है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। सिवाय यह तो तुम अपनी माँ को किसी वृद्धाश्रम में भेज दो या फिर उनसे अलग हो जाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में अपने घर चली जाऊंगी। मैं तो पहले से ही जानता था कि माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। फिर भी मैंने अब अपनी माँ से बात की, जो कि आज सुबह से ही बेचारी बस रोए जा रही थी। मैंने जब उन्हें इतना रोते हुए देखा तो मैं बोला कि माँ, रोने से कोई बात नहीं होगी, अब आप मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर क्या हुआ था। तब माँ ने मुझे बताया कि आज सुबह सुबह क्या हुआ था, फिर सारा दिन की कहानी बताई। कोयल ने क्या क्या किया, मुझे अपनी माँ पर पूरा यकीन था। मैंने कोयल से कहा कि मैं अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करूँगा, तुम चाहे जो भी कहो। गुस्से में तमतमाती हुई कोयल ने अपना बैग पैक किया और बस सामान लेकर गुस्से में निकल पड़ी। अपने घर जाकर अब कोयल ने अपने माँ बाप और भाइयों से दुनिया भर की बातें लगाई, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे।
और अपनी बेटी को भी। उन्होंने बिना देर के मुझे फोन लगाया और सारी बातें जानने की कोशिश की उन्होंने कि क्या हुआ था, आखिर सच्चाई क्या है। कोयल का इस तरह से अचानक यूं बैग पैक करके मैके आने का क्या मतलब है। तब मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। कोयल पिता इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं खुद कोयल के मुंह से यह कबूल करवा सकता हूँ कि यह सब कोयल ने अपनी सास को फंसाने के लिए जानबूझकर किया है। जब मैंने इतने भरोसे के साथ यह बात कही तो कोयल के पिता भी कुछ न कह सके। अब आखिरकार कोयल के पिता क्या ही करते, पर अपनी बेटी पर उन्हें इतना भरोसा तो था कि वह इस हद तक नीचे नहीं गिर सकती है। उन्होंने मुझसे इस बात का सबूत मांगा और साथ ही यह भी कहा कि अगर तुम जो कह रहे हो यह सब सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बड़ा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है तो मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। मैंने अपने ससुर से बहुत प्यार और बहुत इज्जत से बात की और समझाया कि ससुर जी, आप मुझे केवल 1 हफ्ते का समय दीजिए, बल्कि मैं आपको 2 से 3 दिन में यह साबित कर दूंगा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मेरी माँ ने कोई झूठ नहीं बोला है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सच को सामने लाकर ही रहूंगा। अब कोयल के पिता ने मेरी यह बात मान ली। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अपने ससुर से वादा तो कर दिया, पर अब अपने वादे को पूरा कैसे करूं और अब भला मैं भी बात पर खड़ा कैसे उतरूं। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और इसी सब के बारे में सोचे जा रहा था कि मैं अपनी बात को सच साबित कैसे करूं, सबूत कहां से ढूंढूं। बस ये सोचता सोचता मैं चला जा रहा था। तभी सामने से मेरे ऑफिस का एक कलीग आता दिखा, क्योंकि मैं उस वक्त मार्केट में था। मेरे कलीग ने पास आकर मुझसे कहा कि अरे शिवा, यहाँ क्या कर रहे हो। मैं उससे यूं ही बात करने लगा और बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ ने कुछ सामान मंगाया था, बस वही लेने के लिए आया था। इतनी ही देर में मेरे पीछे से कोई लड़की बोली, अरे शिवा जीजू, पहचाना आपने मुझे। मैं मुस्कुराता हुआ बोला, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको देखा सा तो लग रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, पर याद नहीं आ रहा कि देखा कहाँ है। तब वो लड़की बोली, अरे वाह जीजू, इतनी जल्दी भूल गए, अभी तो आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। तब अपने सर पर हाथ रखता हुआ बोला, ओह सॉरी, याद आया, आपको मैंने अपनी शादी पर देखा था। आप कोयल की सहेली है ना, सही पहचाना ना मैंने। तब वो लड़की हंसती हुई बोली, बिल्कुल सही पहचाना जीजू, चलिए देर आई दुरुस्त आए, आखिरकार आपने मुझे पहचान ही लिया। और बताइए कि कैसे हैं आप और माँ जी, और कैसी है कोयल। मैं चुप हो गया और बोला कि कुछ नहीं, बस सब ठीक ही है। आपके दोस्त ने आपको बताया नहीं कि वो कैसी है। तब वो बोली, नहीं जीजू, दरअसल कुछ टाइम से हमारी बात नहीं हो पाई है और फिर मैं अपने एग्जाम में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे बात करने का समय ही नहीं मिल पाया। अब आप ही बता दीजिए। तब मैंने कोयल के कुछ बातें उसे बता दी। तब वह बोली, क्या सच में उसने ऐसा किया। और वो लड़की मुझसे बोली, आप परेशान मत हो जीजू, मैं उसके घर जाकर उसे समझाती हूँ कि वह जो कर रही है वो गलत है, और साथ ही अंकल को भी समझाऊंगी। तब मैंने बोला, नहीं, अगर आप सच में उसका भला चाहती है तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकती है। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अब मेरे दिमाग में जो आइडिया आया था उसे पूरा करने के लिए मुझे कोयल की सहेली की मदद की जरूरत थी। तो मैंने अपनी साली यानी कोयल की सहेली की मदद मांगी। कोयल की सहेली ने भी अपनी सहेली का घर बचाने के लिए और सच को सामने लाने के लिए मेरी मदद करने के लिए हामी भर दी। अब मैंने जैसे जैसे बताया बिल्कुल वैसे वैसे ही कोयल की सहेली मोना इससे बात की। मोना ने कोयल को कॉल किया और 1-2 दिन तक वह यूं ही कोयल से बातें करती रही कि तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं, तेरी सास कैसी है, जीजू कैसे है। कोयल भी उससे अपनी सास की बुराइयां करनी शुरू कर देती है। अब वह भी बड़े मजे से कोयल की सास की बुराई सुना करती थी। अब धीरे धीरे कोयल बिल्कुल फ्रैंक होकर उसे अपनी सारी बातें बताने लगी। 2-3 दिन बाद ही जब कोयल मोना से बात कर रही थी तो मोना ने कहा, अरे जब तेरी सास इतनी ही बुरी है तो तू उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ करती क्यों नहीं।
कुछ ऐसा कर कि जीजू तेरे बात भी माने और अपनी माँ को छोड़कर तेरे साथ अलग हो जाए। कब तक उनकी सेवा करती रहेगी? तब कोयल ने फोन पर उसे सारी बातें कह दी। कहा कि हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही हो तू। किया तो मैंने कुछ ऐसा ही है। मैंने अपनी सास पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो मुझे डंडे से मारी है, केवल इसलिए कि मैंने उसकी बात नहीं मानी और मेरा झूठ पूरा सच लगे, इसलिए मैंने अपने हाथों व पैरों पे अपने मेकअप के सामानों से काले काले निशान लगा लिए थे, जिससे लगे कि सच में उस बुढ़िया ने मुझे मारा है। और फिर जैसे ही शिवा के ऑफिस से घर आने का समय हुआ तो मैंने बाहर जाकर देखा कि शिवा घर की तरफ ही आ रहा। बस क्या था, फटाफट से घर के अंदर आई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और एक मोटा डंडा लाकर बुढ़िया के पास रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऐसे जैसे कि बुढ़िया मुझे मार रही है। उस बुड्ढी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। वो चुपचाप खड़ी मुझे देखती रह गई, पर ये सब करने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। शिवा ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता है, चाहे मैं जो कहूँ। और बस यह सब करने के बाद मैं गुस्से में अपने घर आ गई। 1-2 दिन में शायद तेरे जीजू भी मुझे लेने आ ही जाएंगे। आखिर मेरे बिना कब तक रह पाएंगे? अपनी उस बुढ़ी माँ को छोड़कर आखिरकार उन्हें यहाँ आना ही होगा। शिवा के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उसकी माँ के पास बैठी सुषमा काकी ने कहा, ठीक किया शर्मिला, जो तूने इस लड़की को पीटा, ये इसी लायक है। इसकी हिम्मत कैसी हुई तुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? और बता शिवा, जब इसके पिता ने सुना अपनी बेटी की करतूत तो क्या किया? हाँ काकी, अब तक इसने जो भी चाल चली थी सब उसने अपने उस दोस्त को फोन पर बता दी, बिना सब सोचे कि उसकी यह सब बातें फोन पे रिकॉर्ड की जा रही थी। और साथ ही कोयल का भाई भी फोन पर सब बातें सुन रहा था। अब यह रिकॉर्डिंग मेरे पास पहुंच तो गई, तो मैंने बिना देर किए रिकॉर्डिंग अपने ससुर जी को भेज दी, जिसे सुनकर उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कोयल को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशरम, तुझे हमने यही संस्कार दिए थे जो तू अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करके आई है। आखिर क्यों तूने अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव किया? हमने तो कभी भी तुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाया, हमेशा से अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाया, लेकिन तूने क्या किया? हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा कर रख दी, उनका इतना अपमान किया। तू वास्तव में तो इस लायक ही नहीं कि कोई तेरी बातों पर यकीन करे, क्योंकि जो इंसान तेरी बातों पर यकीन करेगा तो उसी को शर्मिंदा करेगी। कैसी बेगैरत लड़की है तू! अपने आप को शर्मिंदा करने से पहले तू एक बार भी नहीं सोची। कोयल के पिता ने उसे दुनिया भर की बातें सुनाई और उसे अपने घर से निकाल कर खड़ा कर दिया। कोयल के पिता आज बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी उनके बर्ताव से। उन्होंने जब कोयल को बाहर निकाला तो साथ ही यह भी हिदायत दी कि आज के बाद केवल अपने पति के साथ ही आना, तभी तू इस घर में आ सकती है, वरना अगर तू अकेले झगड़ा करके इस घर में आएगी तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद रहेंगे। कोयल को अब यह बात समझ आ गई थी। ये दोपहर तक अपना दरवाजा खुलने का इंतजार करती रही, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। इसके पिताजी ने इसे अंदर बुलाया नहीं। तब मैं इसे लेकर यहाँ आ गया। तब शिवा अपनी माँ के पास नीचे जमीन पर बैठते हुए शर्मिला जी का हाथ पकड़कर बोला, माँ, कोयल को अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्या आप इसे माफ कर पाएंगी? अगर आप इसके साथ रहना नहीं चाहती तो मैं इससे इसकी किसी सहेली के घर पर रखवा देता हूँ, पर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। सारी बातें चुपचाप खड़ी होकर सुनती हुई कोयल अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी और रोते हुए कहे जा रही थी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने तो मुझे सजा भी दे दी है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है, आप तो मुझ पर तरस खाइए। शर्मिला जी अपनी बहू के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए अपने बेटे से बोली, शिवा, इससे कह दो कि माफी तो इसे इस जन्म में कभी नहीं मिलेगी और ये मुझसे कभी उम्मीद भी ना करे। हाँ, ये हमारे घर की बहू है, इसलिए इसे मैं इस तरह सड़क पर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती, पर अब इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कह शर्मिला जी उठ अपने कमरे में चली गई। घर के दरवाजे पे खड़ी हुई सुषमा काकी और मोनिका काकी ने कोयल से कहा, अब जा, जो हुआ उसे भूल जा और अपनी सास की इतनी सेवा कर कि उसके मन पर लगा चोट मिट जाए।
फिर सभी औरतें शर्मिला जी के घर से चली गई। शिवा भी कोयल का सामान ले कमरे में चला गया। बस पीछे अकेली रह गई कोयल। अपने घर में आकर अपने द्वारा किए गए कर्मों को याद कर फूट फूट कर रोने लगी, अपने किए पर पछताने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। बाय बाय।